प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का अपना लेखन है वर्णनात्मक विधि। हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक विधि क्या है, उसके अर्थ के बारे में जान करें और वर्णनात्मक विधि सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार प्रयोग में लेते हैं। तो हम देखेंगे आज वर्णनात्मक विधि क्या है। जैसे कि हम पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि वर्णनात्मक विधि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णनात्मक विधि किसी भी अध्ययन, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, किसी के बारे में अध्ययन करना कहीं ना कहीं हमें अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग हम करेंगे और बिना वर्णनात्मक विधि के प्रयोग से सब्जेक्ट का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। इस विषय के बारे में हम जानकारी ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए हम अध्ययन करेंगे वर्णनात्मक विधि क्या है। वर्णनात्मक विधि वह विधि है जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति या कोई किसी वस्तु का हम देख के उसके बारे में वर्णन करना ही वर्णनात्मक विधि है। कैसे? जिसमें मान लो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष का हम एक चित्र बना दिया और उसकी जीवनी के बारे में, उसके जो जीवन में घटित घटना के बारे में अध्ययन करना, उसकी जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं हुई उनके जीवन में, उसका विस्तृत रूप से वर्णन करना ही वर्णनात्मक विधि है। ठीक है ना? उसके माध्यम से हम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में है वर्णनात्मक विधि का अर्थ। वर्णनात्मक विधि का अर्थ, वर्णनात्मक विधि वह विधि है जो एक सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से ही शिक्षण को प्रभावशील बनाया जा सकता है, जिससे प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। जैसे कि वर्णन का अर्थ है शब्दों या संकेतों से। वर्णन का अर्थ है शब्दों या संकेतों से। इसके खाते जार्ली ने कहा, ये जार्ली के शब्दों में है कि वर्णन का अर्थ है शब्दों या संकेतों से या अर्थात दोनों से, ताकि अध्ययन करने के बाद में उसी उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसका वर्णन का अध्ययन करने पर, वर्णनात्मक विधि का अध्ययन करने पर उसके उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि हम किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद में उसके मन में या हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारे मन में उसका चिंतन उत्पन्न हो जाना, प्रत्यक्ष रूप से हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हमारे मन में ऐसा चित्र उत्पन्न हो जाना ही वर्णनात्मक विधि है। ऐसा मतलब जैसे कि किसी भी महापुरुष की जीवनियाँ वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उसका पढ़ते पढ़ते हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र बनना ही वर्णनात्मक विधि है, उसका वर्णन करना ही वर्णनात्मक विधि है। जैसे हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। सामाजिक विधि, सामाजिक अध्ययन में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग, जैसे कि इतिहास पढ़ना, किसी व्यक्ति, किसी राजा महाराजा आदि की जीवनियाँ वगैरह पढ़ना, तो हमारे मन में जो प्रत्यक्ष चित्रण बन जाता है वह क्या है? वर्णनात्मक या वर्णन। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में जो आर्थिक, जो भौगोलिक, प्राकृतिक आदि जो भूगोल से है, वास्तविक आंतरिक हो या बाहरी हो, जो भी वातावरण की जो एक्टिविटी, जो क्रियाएं हैं हमारे साथ जो अध्ययन करते हैं हम, वह किसमें आती है? सामाजिक अध्ययन में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के माध्यम से ही हम अन्य विषयों की और अन्य विषयों की या अन्य जो क्रियाएं होती हैं, अन्य जो जानकारी होती है, वह हम अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। ये हो गया सामाजिक अध्ययन में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग। ठीक है? तो अब
सावधानी, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, कैसे पढ़ते हैं? जिस किसी भी घटना तथा तथ्य का वर्णन किया जाए वह सरल सुबोध भाषा में होना चाहिए। कोई भी तथ्य या कहीं जो भी घटना घटित होती है उसका अध्ययन या किसी दूसरे के बारे में उसको बताना सरल सुबोध अपनी अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि कि अगले जो माध्यम देखना चाहिए उसमें अगले का माध्यम क्या है, अपना माध्यम क्या है, इसीलिए वह सरल व सुबोध भाषा में किया जाए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्णन में यथार्थता तथा क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जब भी हम वर्णन करते हैं किसी भी चीज का उसमें यथार्थता होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बीच में जो घटनाएं घटित हो रही उसके बारे में नहीं जानकारी दे के दूसरी जानकारी ले रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक को वर्णन करते समय इस बात का प्रयास करना चाहिए कि छात्रों के मन में किस स्तर या परिस्थिति का ठीक ठीक जैसा तैसा चित्र उत्कृष्ट हो। जैसे अध्यापक वर्णन करते समय ये प्रयास करना चाहिए कि छात्रों के मन में जब हम जहाँ घूमने के लिए किसी भी स्थल पर जाए या कोई भी परिस्थितियाँ हो ठीक वैसा का वैसा चित्र उपस्थित होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से वैसा का वैसा चित्र उसके मन में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना है कि वर्णन केवल वर्णनात्मक ही न केवल कल्पना पे आधारित होना चाहिए। वर्णन केवल अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वर्णन केवल वर्णनात्मक ही नहीं होना चाहिए बल्कि कल्पनाशील आधारित भी होना चाहिए। कल्पना के जो रूप पर चल रहे हैं, जो रास्ते पे चल रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम वर्णन कर रहे हैं वर्णनात्मक कर दिया उसके बाद में कल्पना कोई उसमें प्रभाव नहीं हो रहा है, रुचिकर नहीं बनेगा वो। नेक्स्ट है वर्णन यथासंभव प्रभावशाली ढंग से तथा आत्मविश्वास के साथ किया जाना चाहिए। वर्णन करते समय अफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए उसमें, और उसके बाद में साथ साथ में आत्मविश्वास किया जाए। ऐसा नहीं कि प्योर कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, जो भी चीज है प्योर कॉन्फिडेंस के साथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक को वर्णन के आधार पर भौगोलिक एवं ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने चाहिए। जब भी हम वर्णन करते हैं किसी भी विषय का, किसी भी चीज का, किसी भी स्थल का, किसी भी भौगोलिक स्थल का, वर्णन के आधार पर भौगोलिक या ऐतिहासिक निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि उस अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि उसके भौगोलिक वातावरण कैसा है, उसकी क्रियाएं कैसी है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो ऐतिहासिक अध्ययन करवा रहे हैं इतिहास का, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी होने के साथ साथ उसमें निष्कर्ष भी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है और पूरे का सार क्या हो रहा है, उसका भी अध्ययन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है अपना वर्णन को छात्रों के लिए आकर्षक तथा रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ उपयोग में होनी चाहिए। जैसे कि मानचित्र, हम किसी भी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो हमारे सामने एक मानचित्र होना चाहिए, ताकि उसको देखकर हम प्रत्यक्ष जो भी घटनाएं घटी, पहले की जो पूर्व की जो घटनाएं थी उसके बारे में हम जानकारी लेकर हमारे मन में उसका प्रत्यक्ष मानचित्र बन जाना। चित्र होना चाहिए, मानचित्र के साथ साथ कोई भी व्यक्ति विशेष वस्तु आदि का चित्र होना चाहिए, ताकि उसके बारे में हम वर्णन कर सकें। मॉडल का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है नहीं। उसके बाद में वास्तविक पदार्थ का ही प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वास्तविक चीज़ है, जो वास्तविक घटना है, उसी का ही प्रयास या उसका ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं गलती ना हो। वर्णन आवश्यकता से अधिक लंबा न हो, आवश्यकता से अधिक लंबा वर्णन निष्ठा उत्पन्न करता है। वर्णन आवश्यकता से अधिक लंबा ना हो, ना कि ऐसा नहीं हो कि आपने पूरी बुक का ही वर्णन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक निश्चित समय होना चाहिए कि वर्णन कितना समय में इतना ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा करोगे तो व्यस्तता पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट है अध्यापक को स्वयं के अतिरिक्त छात्रों को वर्णन करने का अवसर देना चाहिए। अध्यापक ये नहीं सोचना चाहिए स्वयं हम वर्णन कर रहे हैं तो हम ही वर्णन करें। स्टूडेंट जो विद्यार्थी है उनको भी ये
अवसर मिलना चाहिए कि वर्णन उनको भी समय समय पर अवसर देना चाहिए, ताकि उसमें भी कुछ सुधार हो सके और शिक्षण प्रभावशाली बन सके, बच्चे कुछ सीख सके, ये होना चाहिए। वर्णन में कल्पना का प्रयोग होना चाहिए, वर्णन कल्पनाशील आधारित होनी चाहिए। इसीलिए वर्णन और कहानी एक दूसरे के खास है, निजी है, एक दूसरे परस्पर संबंधित है, पूरक है। नेक्स्ट है, वर्णन को प्रभावशाली और स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बनाए जा सकते हैं। अगर वर्णन का हम अध्ययन कर रहे हैं या वर्णन पढ़ रहे हैं या किसी भी वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं या किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे हैं, भौगोलिक घटना के बारे में बता रहे हैं, तो वर्णन प्रभावशील होना चाहिए और स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग भी होना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग होना चाहिए और साथ ही साथ श्यामपट्ट का प्रयोग तब होगा जब हम रेखा चित्र आदि, मॉडल वगैरह आदि का उपयोग करेंगे, तभी श्यामपट्ट का प्रयोग होगा, ताकि शिक्षण रुचिकर बने, तभी रुचिकर बनेगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए तथा कक्षा में सजीवता लाने के लिए प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम कोई भी ऐतिहासिक घटना वगैरह पढ़ रहे हैं या तो भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं या उसके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कक्षा में सजीवता कैसे लाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम पढ़ रहे हैं तो उसका मानचित्र, मॉडल वगैरह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसके बारे में उसको इसी के अनुरूप क्वेश्चन शैली, प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग होना चाहिए, ताकि उसमें प्रभावशील रूप से पढ़ सके, उसमें रोचकता उत्पन्न होगी और उसका अध्ययन भी सही तरीके से हम कर पाएंगे। इसलिए हम जो हमने पढ़ा है आज